हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्लो लर्नर्स। इसमें हम जानेंगे मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज ऑफ स्लो लर्निंग। सबसे पहले जान लेते हैं हु आर स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर आर द लर्नर्स हुज लर्निंग पेस इज स्लोअर देन देयर पीयर्स। ऐसे बच्चे जिनकी लर्निंग पेस, जो सीखने की गति है, उनके पीयर ग्रुप से कम होती है। पीयर ग्रुप मतलब उनके सेम एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनसे वो धीमी गति से सीखेंगे। एक ही क्लास में टीचर जब पढ़ा रहे होंगे तो नॉर्मल स्टूडेंट जिस गति के साथ सीख पा रहा होगा, स्लो लर्नर उस गति के साथ नहीं सीख पाएगा। स्लो लर्नर वो बच्चे होते हैं जिनकी इंटेलिजेंस बिलो एवरेज होती है और स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस भी उनकी नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ अगर कंपेयर करके देखा जाए, जो उनकी सेम एज ग्रुप के हैं, तो उनसे कम पाई जाती है, क्योंकि वो उन बच्चों की बराबर में नहीं सीख पाते हैं। उनकी लर्निंग की जो पेस होती है, गति जो होती है, वो कम होती है। स्लो लर्नर क्योंकि सीखने की गति उनकी धीमी होती है, तो वो बाकी बच्चों की तुलना में देखा जाए तो वो कम सीख पाते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम ही होता है। इनकी मेमोरी बहुत वीक होती है। दूसरा जो पॉइंट है ये है कि जो स्लो लर्नर होते हैं उनकी रीडिंग, राइटिंग और एनालिटिकल स्किल्स जो होती हैं उसमें भी कमी पाई जाती है और ज़्यादा देर तक ये क्लास में नहीं बैठ सकते हैं। बैठ भी जाएंगे तो इनका जो स्पैम ऑफ अटेंशन जिसको बोलते हैं, ध्यान ये नहीं लगा सकते हैं। तो शॉर्ट स्पैम ऑफ अटेंशन होता है स्लो लर्नर का। बहुत जल्दी ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से। अगर वो लिख रहे हैं तो बहुत जल्दी वो लिखना बंद कर सकते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। टीचर को ज़्यादा देर तक नहीं सुन सकते हैं, ज़्यादा देर तक वो पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो स्लो लर्नर जो होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो लर्निंग पेस होती है मच लोअर देन देयर पीयर्स होती है। अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ अगर इनके कंपैरिजन किया जाए लर्निंग पेस का, तो वो कम होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनकी अगर आईक्यू की बात करें तो वो 80 टू 90 इसके अराउंड पाया जाता है इनका आईक्यू जो होता है। नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं या नॉर्मल ह्यूमन जो है वो 90 टू 110 हम मानते हैं, वो नॉर्मल कैटेगरी में जिसको मानते हैं। लेकिन जो स्लो लर्नर है उनका आईक्यू 80 से लेके 90 के बीच में होता है और 90 से कम ही पाया गया है ये स्टडीज़ में। ठीक है, उसके बाद है कि स्लो लर्नर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब आप पढ़ा रहे होंगे एज अ टीचर, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्लो लर्नर है या नहीं है, क्योंकि हमें पता करना इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है टीचर को, क्योंकि उसके बेसिस पे ही तो फिर आप प्लान करेंगे कि कैसे पढ़ाएंगे आप अपनी क्लास में जाकर। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्लो लर्नर्स की, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बेसिकली कुछ इश्यूज हैं जो स्लो लर्निंग से रिलेटेड हैं और उनके बारे में हमें पता होगा तो हम स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन है लर्निंग इशू, फिर है ऑडिटरी इशू, सोशल इशू, विजुअल मोटर इशूज, लैंग्वेज इश्यूज। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है लर्निंग इश्यूज। जैसे नाम है कि लर्निंग इश्यूज, तो मतलब जब बच्चा सीख रहा है तो कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे जो उसकी लर्निंग से रिलेटेड हैं, जो आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करेगा। तो स्लो लर्नर, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन में ही यही है कि स्लो लर्नर जो हैं वो धीमी गति से सीखते हैं। नॉर्मल बच्चों की कंपैरिजन में वो उनका पेस जो है वो कम होता है और मोस्ट केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट जो हैं, जो वो सीख रहे हैं उसको वो याद रखने में सक्षम नहीं होते हैं। अभी ये मैं आपको करवा रही हूँ, तो ये कुछ स्लो नॉर्मल बच्चा जो होगा वो कुछ लंबे टाइम तक इसको याद रख पाएगा, लेकिन जो स्लो लर्नर होगा वो ज़्यादा देर तक उसको याद नहीं रख पाएगा। दे ऑल्सो हैव अ वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैम। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप जब पढ़ा रहे हैं क्लास में, आप देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान से नहीं सुन सकते या प्रॉपरली वो नहीं बैठ पा रहे हैं, बार बार वो अपनी सिटिंग पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, लिख भी नहीं रहे हैं प्रॉपर, या फिर सुन नहीं रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद। उनका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। और लर्निंग डज नॉट हैपन इंसिडेंटली फॉर स्लो लर्नर। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं, लर्निंग तो कभी भी कहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि क्लासरूम में टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं बस वही तभी आपकी लर्निंग होगी। लर्निंग तो कंटिन्यू प्रोसेस है।
जब आप स्कूल में हैं, घर में हैं, बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, कुछ ना कुछ तो आप सीखते ही हैं। तो जो स्लो लर्नर होते हैं उनमें इंसिडेंटल लर्निंग नहीं होती है, जब तक उनको डायरेक्टली पढ़ाया बताया ना जाए कि ये चीज़ है, इसको इस तरह से पढ़िए, ये आपका, आप यहाँ पढ़िए, सीखिए इस तरह से। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए गया है, और जैसे रोड में वो जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, और एक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, जैसे रेड हो गया तो गाड़ी रोक दी, उनके पेरेंट्स ने गाड़ी रोक दी। ठीक है, बच्चे ने ऑब्जर्व कर लिया कि गाड़ी रोक दी, अगला सिग्नल आया, फिर से रेड लाइट, उसमें देखा रेड सिग्नल है, तो फिर वो फिर से रुक गई गाड़ी। तो यहाँ पर बच्चे ने सीख लिया कि अगर रेड सिग्नल होगा तो इट मीन्स कि गाड़ी को रोकना है। इंसिडेंट लर्निंग, एक ट्रैफिक रूल उसने सीख लिया। ठीक है, और लेकिन स्लो लर्नर को इस तरह से वो एनालाइज, क्योंकि एनालिटिकल थिंकिंग जो स्किल है, थिंकिंग स्किल्स जो है, इस तरह से डेवलप नहीं हुई होती हैं। ठीक है, दे कैन नॉट थिंक वन लर्निंग टू अनदर अनलेस स्पेसिफिकली टोल्ड। ठीक है, अब यही अगर एग्जाम्पल आप लेकर चलते हैं तो उसको लिंक नहीं कर पाएगा स्लो लर्नर। नॉर्मल बच्चा से लिंक कर लेगा कि एक सिग्नल पे रेड सिग्नल हुआ था तो वहाँ पर गाड़ी रुकी तो नेक्स्ट में भी रुक जाएगा, और ग्रीन होगा तो चल पड़ेंगे, लेकिन स्लो रनर इस तरह से नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर ऑल्सो अनेबल टू अप्लाई सर्टन लर्निंग। जैसे मान लीजिए कुछ सिखा दिया और कोई आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, प्लस माइनस कोई भी कॉन्सेप्ट सिंपल, या फिर यही था ट्रैफिक रूल आपने जो सीख लिया, तो इन फ्यूचर जैसे, या फिर आप कभी जाएंगे घूमने के लिए, गाड़ी खुद ड्राइव करेंगे, तो आपको पता हो, आपने सीख लिया था कि अगर रेड है तो गाड़ी रोकनी है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो स्लो लर्नर नहीं कर पाते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में जो उन्होंने लर्न किया है उसको अप्लाई करना उनके लिए ईजी टास्क नहीं होता है। ठीक है, स्लो लर्नर, यही सारे रीज़न हैं, क्योंकि उनकी लर्निंग, उनकी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके पेस से वो नहीं वो कर पा रहे हैं अपने लर्निंग, तो वो जो होंगे, इस कारण से क्या है, जब लर्निंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है ना, तो वो अंडर अचीवर उनको कहा जाता है, आर मोस्टली अंडर अचीवर होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सोशल इश्यूज़ की। अब सोशल इश्यूज़, सामाजिक मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ पर। अब सोशल इश्यूज़ में हम देखते हैं कि स्टूडेंट या चिल्ड्रन आप बोल सकते हैं, या बच्चे जो भी हैं, वो सोसाइटी में उनका क्या बिहेवियरल पैटर्न होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वो उनका सोशल बिहेवियरल पैटर्न, स्लो लर्निंग चिल्ड्रन जो होते हैं मोस्टली वो इमेच्योर होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, सोसाइटी में जिस तरह से लैक ऑफ जजमेंट, उनको जजमेंट की कमी होती है, वो चीज़ों को परख नहीं पाते हैं सही गलत क्या है, और बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे, पेटी इश्यूज़ जो होते हैं उस पर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत झगड़ा करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये पाया जाता है। और सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। डे ड्रीमिंग, टेंड टू डे ड्रीम अलॉट एंड लव टू स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ यंगर चिल्ड्रन। डे ड्रीम में क्या है कि एक्चुअल रियलिटी से दूर हटके वो ऐसे सपनों की दुनिया में खो जाते हैं जो उनको आनंद दे रहा होता है, लेकिन रियलिटी से दूर होकर। ठीक है, और अपने से छोटे जो एज के बच्चे होंगे उनके साथ उनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, क्योंकि सेम एज ग्रुप के जो उनके पीयर ग्रुप जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें वो ये फील करते हैं कि वो ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि जो स्लो लर्नर है उनकी लर्निंग उनकी एज के अकॉर्डिंग उस ग्रुप में वो नहीं हुई होती है और वो फिट नहीं बैठते हैं उस ग्रुप में, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं यंगर चिल्ड्रन के साथ, उनकी कंपनी उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, और जो स्लो लर्नर होते हैं इररिस्पॉन्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स या इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वो शो करते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं अपने टास्क को लेकर। नेक्स्ट है ऑडिटरी इश्यूज। ऑडिटरी मतलब कि सुनने से रिलेटेड कुछ इसमें रहेगा। तो जो स्लो लर्नर्स होते हैं वो साउंड्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं इतना इजीली, उनको डिफ़िकल्ट होता है साउंड को आइडेंटिफाई करना। उस वजह से क्या होता है कि वो इररेलेवेंट आंसर दे देते हैं अगर टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है। और तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन टीचर ने क्लास में पूछ लिया, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, साउंड्स को ही नहीं वो पहचान पा रहे हैं। अगर आपको साउंड्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे कि क्या सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, क्या उसका मीनिंग बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको क्लियर ही नहीं हो रही हैं, साउंड्स की ही उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है उन बच्चों को, तो आंसर वो कैसे देंगे फिर, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो स्लो लर्नर होते हैं वो कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं अगर उनको विजुअल प्रेजेंटेशन हो मटेरियल की ओवर
ओरल प्रेजेंटेशन, जैसे बोलकर अगर कोई डिक्टेट करके टीचर बता रहा है तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, या उनको वो समझ नहीं आता है, क्योंकि वो कंफर्टेबल इसलिए फील नहीं करते हैं। अगर टीचर विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर दे, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या डिक्टेट कर रहे हैं, तो पूछने के बजाय अगर वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर लें तो वहाँ से देखकर वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं या आंसर दे सकते हैं। बोलकर भी वो आंसर नहीं दे पाएंगे, वो लिख के बता सकते हैं, या किसी और टीचिंग एड का यूज़ जिससे विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो पाए, तो उसका यूज़ करके टीचर जो है बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ऐसे स्लो लर्नर्स के साथ। और या फिर आप फ्लैश कार्ड का यूज़ कर लीजिए, चार्ट का यूज़ कर लीजिए, मॉडल, मतलब किसी भी तरह से विजुअल प्रेजेंटेशन अगर आप करते हैं मटेरियल की, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा स्लो लर्नर्स के लिए। वो प्रेफर करते हैं ओवर ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आता है विजुअल मोटर इश्यूज़। विजुअल मोटर इश्यूज़ में क्या होता है, जो स्लो लर्नर्स होते हैं डिफरेंस करना उनको डिफ़िकल्ट लगता है ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस, कलर एंड शेप। फॉर एग्जांपल, जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ये टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, तो जो स्लो लर्नर होगा उसको ये आइडेंटिफाई करना ही डिफ़िकल्ट लगेगा कि ट्रायंगल कौन सा है, रेक्टेंगल कौन सा है। ठीक है, सिंपल सा। और उसके बाद है कि दे कैन नॉट मेक सेंस ऑफ सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट। सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो भी डिफरेंस करना उनको बहुत टफ लगेगा, उनको रिकॉल करना बहुत टफ लगेगा, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है जो स्लो लर्नर्स होते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल और आपने स्क्वायर ये बना दिया, तो ये है, तो इसमें डिफरेंस है, क्योंकि रेक्टेंगल में तो आपके आमने सामने की साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी, लेकिन स्क्वायर में तो सारी ही साइड्स आपकी बराबर होती हैं। स्लो लर्नर जो होगा वो एनालाइज नहीं कर पाएगा, और कर पाता है ऐसे सिमिलर जो दिखने वाले जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो एक एग्जांपल है, आप और भी बहुत सारे देख सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है, और जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनकी ये पाया जाता है, प्राय ये देखा जाता है कि जो हैंड राइटिंग होती है वो भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। लैंग्वेज इश्यूज़, जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है खुद को एक्सप्रेस करना वर्बली। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो ओरली अगर पूछ रहे हैं उसमें भी वो कंफर्टेबल नहीं है, और खुद आंसर करना वर्बली उसमें भी वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। एंड कैन नॉट आर्टिकुलेट ईजिली, खुद को वो आर्टिकुलेट ईजिली का मतलब यहाँ पर होगा कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कि अपने बारे में नहीं बता पाएंगे। लैंग्वेज इश्यूज में ये आएगा। दे कैन नॉट फुली मेक अस अंडरस्टैंड, जो हमें वो समझाना चाहते हैं, जो उनको उनके माइंड में जो चीज़ें होंगी वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करवा पाएंगे जो भी टीचर हैं या बाकी जो भी और मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो उनको प्रॉपर्ली वो नहीं बता पाएंगे, ये लैंग्वेज इशू में आप लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो रीडिंग समथिंग साइलेंटली इज़ ईजियर, अगर उनको बोल दिया जाए कि आप जोर से पढ़िए तो वो उसमें भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। साइलेंट पढ़ना उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो प्रेफर वो करेंगे। ठीक है, ये तो था कुछ करेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि कुछ इसके अलावा और क्या मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्लो लर्नर्स को। तो स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला मेथड या टेक्निक होती है ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ऑब्जर्वेशन टेक्निक, जैसे नाम ही है, ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है। तो ऑब्जर्व करने इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई ऑलरेडी, कि अगर बच्चा सोशली कैसे उसका बिहेवियर कैसा है वो आप देख सकते हैं, लर्निंग क्या है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप देख सकते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, कैसे सोसाइटी में रहता है, किन बच्चों के साथ वो रहना पसंद करता है, उसकी बोल चाल क्या है, बिहेवियर पैटर्न क्या है, हर चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डिटेल स्टडी आप बच्चे की थ्रू ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि ये स्लो लर्नर है या फिर नॉर्मल लर्नर है। ठीक है, सेकंड आता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड बच्चे के बारे में पूरी डिटेल आपके पास होती है, इसमें आप बहुत डिटेल में जानते हैं कि उसका फैमिली एनवायरनमेंट क्या है, एजुकेशनल अचीवमेंट, हर एक एस्पेक्ट को आप जानने की कोशिश करते हैं। क्या उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है, बर्थ उसका क्या प्री मेच्योर बर्थ या मेच्योर बर्थ तो नहीं हुआ है, कोई और फिज़िकल इंजरी तो नहीं है,
किस तरह का उसका बिहेवियरल पैटर्न रहा है, हर एक चीज़ आप इसमें केस स्टडी में जानते हैं। तो ओवरऑल आपको बच्चे की प्रोफाइल के बारे में पता चलता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है। मेडिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली मेडिकल टेस्ट उन बच्चों का किया जाता है अगर कोई बीमारी है जो लंबे समय से चलती आ रही है या कोई और डिफेक्ट है, तो वो भी इसमें डायग्नोज किया जाता है, उससे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि स्लो लर्नर है या नहीं है। स्कॉलस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं, स्कॉलस्टिक टेस्ट बेसिकली बच्चे की जो एजुकेशनल अचीवमेंट है कि कितना उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, नॉर्मल उसकी एज के जो बच्चे हैं उनके साथ कंपेयर करके भी ये देखा जाता है कि अगर उनसे कंपेयर करके पाया गया कि लर्निंग की जो पेस है वो कम है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि ये स्लो लर्नर है। तो बेसिकली जो स्कॉलस्टिक टेस्ट होता है उसमें एजुकेशनल अचीवमेंट के बारे में जाना जाता है कि किस तरह से बच्चा सीख रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसमें ग्रोथ है और उसकी प्रोग्रेस किस तरह से हो रही है। तो ये स्कॉलस्टिक टेस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में जान लिया जाता है कि किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, इमोशनली स्टेबिलिटी क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, क्या उन बिहेवियर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो पर्सनालिटी टेस्ट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में जाना जा सकता है थ्रू पर्सनालिटी टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू जाना जाता है बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ किस तरह से डेवलप हो रही हैं और किस तरह से वो एनालाइज करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस किस तरह से होती हैं। मेंटल एबिलिटीज़ को स्टडी करना और थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट, इससे भी आप पता कर सकते हैं स्लो लर्नर के बारे में। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ स्लो लर्निंग। अब ये तो हमने जान लिया कि स्लो लर्नर कौन होते हैं, स्लो लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कॉजेज ऑफ स्लो लर्निंग की स्लो लर्निंग किस तरह से होती है या क्या कारण है जिस वजह से स्लो लर्निंग होती है। तो स्लो लर्निंग जो है उसके लिए बेसिकली दो मेन कॉज बोल सकते हैं, कारण बोल सकते हैं। एक्सटर्नल कॉजेज हैं और इंटरनल कॉजेज हैं। एक्सटर्नल कॉजेज वो सारे कारण होंगे जो रिलेटेड विद एनवायरनमेंट होंगे। एनवायरनमेंट जो वातावरण, जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है उससे संबंधित जितने भी फैक्टर्स रहेंगे वो आएंगे सारे के सारे एक्सटर्नल कॉजेज में। अब बच्चा कहाँ रहेगा, या तो स्कूल में होगा या घर में होगा या फिर सोसाइटी में होगा। ठीक है, और इंटरनल कॉजेज में वो आएगा, इंटरनल मतलब कि बच्चे से जुड़े हुए जो फैक्टर्स रहेंगे, मतलब इन रिलेटेड विद चाइल्ड, वो सारे फैक्टर्स इसमें आएंगे, वो सारे कॉजेज आएंगे इंटरनल कॉजेज में। अब डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल कॉजेज कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल कॉजेज में आएगा स्कूल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, डोमेस्टिक फैक्टर्स। स्कूल, सोशल और डोमेस्टिक फैक्टर्स एक्सटर्नल में, और इंटरनल में आएगा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। बच्चा कहाँ रहेगा, स्कूल में रहेगा या सोसाइटी में रहेगा, फिर अपने घर में रहेगा। तो ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। स्कूल फैक्टर्स में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अनहेल्दी है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, अच्छे क्लासरूम नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की जो एक प्रॉपर कंडीशन जिसको बोलते हैं या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है उस एनवायरनमेंट में, या किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं अनहेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में, जो कि प्रॉपर जो होना चाहिए नहीं है, एडुकेट मटेरियल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, अनहेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट है, तो वो भी स्लो लर्निंग का एक कारण होता है। टीचर अनक्वालिफाइड हैं, अनट्रेंड हैं, टीचर्स को पता नहीं है कैसे बच्चों को ट्रीट करना है, उनको सब्जेक्ट मैटर की ही नॉलेज नहीं है, तो वो भी स्लो लर्निंग का एक कारण होता है जब वो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। स्कूल का टाइम टेबल डिफेक्टिव है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि टाइम टेबल जो भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से सब्जेक्ट आप पहले पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आप लास्ट में पढ़ेंगे, किस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो भी बहुत उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है लर्निंग पर। अगर आप सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहेंगे, जो सिलेबस है उसी को ही पढ़ते रहेंगे, तो उससे भी बच्चा बोर हो जाता है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो भी एक कारण बन जाता है फिर स्लो लर्निंग का। तो लैक ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप वो लिख सकते हैं, या फिर टीचर का रूड बिहेवियर होता है, बच्चों से अच्छे से बात नहीं करते हैं तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है पढ़ने में, वो भी एक स्कूल फैक्टर में
कारण बनता है इसका, या स्टूडेंट की पुअर अटेंडेंस है। अगर वो आएगा ही नहीं स्कूल में पढ़ने के लिए तो फिर वो किस तरह से सीख पाएगा, तो उसकी लर्निंग जो होगी वो स्लो अपने आप ही हो जाएगी। तो वो भी एक स्कूल फैक्टर में आप लिख सकते हैं कि वो एक कारण है स्लो लर्निंग के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सोशल फैक्टर में। सोशल फैक्टर, जिस तरह से स्कूल का जो एनवायरनमेंट था वो हेल्दी नहीं था। हेल्दी एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं वैसे तो, कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। वैसा ही अगर आपकी सोसाइटी में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आसपास का माहौल बहुत ख़राब है, तो अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है और इसका असर बच्चे की लर्निंग पे पड़ता ही है और नेगेटिव ही होता है। तो ये भी एक कारण होता है स्लो लर्निंग का। पीयर ग्रुप और फ्रेंड सर्कल, अगर पीयर ग्रुप और फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा है जो खुद नहीं पढ़ता है, जिसका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है, उनका नेगेटिव एटीट्यूड है, पढ़ाई के प्रति कुछ और ही उनकी सोच है, तो वो भी एक कारण है स्लो लर्निंग का। बैड कंपनी है, पढ़ने के अलावा बुरी आदतों में अगर बच्चा लग जाता है बैड कंपनी की वजह से, तो वो भी एक कारण बनता है स्लो लर्निंग का। नेबरहुड अगर ठीक नहीं है, बैड नेबरहुड है, हर टाइम लड़ाई कर रहे हैं, अब बच्चे को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, या उनका बिहेवियर किसी भी तरह से ठीक नहीं है, तो वो भी स्लो लर्निंग का एक रीज़न होता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लो स्टेटस ऑफ फैमिली, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जीने के लिए, जो बेसिक एक बच्चे को पढ़ने के लिए चाहिए, वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है फैमिली का, तो वो भी सोशल फैक्टर में आप देख सकते हैं कॉज है, एक कारण है स्लो लर्निंग के लिए। फिर बात करते हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स की। अगर बच्चे के घर में कुछ ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो नहीं प्रॉपरली पढ़ पा रहा है, उसकी लर्निंग सही से नहीं हो पा रही है, तो वो सारी बातें जो भी होंगी वो डोमेस्टिक फैक्टर के अंडर आप इसमें लिख सकते हैं। पहला आता है पॉवर्टी ऑफ द पेरेंट्स। पॉवर्टी, अगर पेरेंट्स, पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स में आप लिखेंगे कि अगर पेरेंट्स के पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, कि वो बच्चे को जैसे जब बच्चा पैदा भी नहीं होता, जब वोम में होता है, तभी से ही उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, तभी से ही उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी डाइट की ज़रूरत पड़ती है। पॉवर्टी होगी तो उसकी मदर जो होगी, अगर अच्छी डाइट उनको नहीं मिलेगी, या किसी वजह से इमेच्योर जैसे बर्थ अगर हो जाता है बच्चे का, तो ब्रेन जो है उसमें भी, उसके जो फंक्शंस में भी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कुछ लॉन्ग टर्म में उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो देखा जाता है। पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है लो लर्निंग में। अगर पॉवर्टी है, पेरेंट्स की इनकम अच्छी नहीं है, तो बेसिक जो खाना पीना है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो भी रीज़न है। और बेसिक खाने पीने के साथ और बेसिक जो चाहिए बच्चों को, एक जो पढ़ने के लिए जो भी चाहिए चीज़ें वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो भी स्लो लर्निंग का एक कारण बनता है। बिग फैमिली है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो कब क्या कर रहा है, कैसे खा पी रहा है, कब पढ़ाई कर रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है। फैमिली ब्रोकन फैमिली है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, स्लो लर्निंग उसमें हो जाती है फिर बच्चे की। और अगर स्टेप मदर या स्टेप फादर फैमिली में है तो उसका भी नेगेटिव ही असर पड़ता है, ये भी एक कारण है स्लो लर्निंग का। इम्बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अगर वो नहीं है तो वो भी एक रीज़न है स्लो लर्निंग का। पेरेंट्स अगर अनएजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड पेरेंट्स होंगे तो उनको ये नहीं, वो ज़्यादा केयर नहीं करेंगे इस चीज़ की, वो नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर चाहेंगे भी तो वो नहीं करवा पाएंगे। बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उनके पास नहीं होगा, तो ये भी एक रीज़न होता है स्लो लर्निंग का। या फिर पेरेंट्स का अनफेवरेबल एटीट्यूड है बच्चे के प्रति, तो ये भी एक रीज़न होता है, बच्चे के प्रति वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो ये भी एक कारण होता है स्लो लर्निंग का। नेक्स्ट आता है इंटरनल कॉजेज़। इंटरनल कॉजेज़ में इनसाइड द चाइल्ड, ये मैंने आपको बताया था इंटरनल कॉजेज़ में ये आता है। तो फिजिकल कॉजेज़, कुछ ऐसे कारण जो बच्चे के शरीर से जुड़े होंगे तो वो भी स्लो लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। फिजिकल कॉजेज़ में फिजिकल डिफेक्ट में आप बोल सकते हैं जैसे शरीर में कोई डिफेक्ट है, जैसे शारीरिक रूप से कोई डिफेक्ट है, या फिर डिफेक्टिव आई साइट है, सुन नहीं पा रहा है, स्पीच डिफेक्ट है, या क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, या फिर प्रॉपरली वो बैठ नहीं सकते क्लास में, कोई पोस्चरल डिफेक्ट उनको है, या फिर इमेच्योर बर्थ, जो मैंने आपको बताया इमेच्योर बर्थ में
क्या होता है कि ब्रेन का जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है अगर इमेच्योर बर्थ होता है बच्चे का। तो ये आमतौर पर ये चीज़ पाई जाती है। अगर इमेच्योर बर्थ है तो लंबे समय तक बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट में कोई ना कोई असर दिखता है, और नॉर्मल जो है अगर दूसरे बच्चों से कंपेयर करें तो कोई ना कोई कमी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में होती है, और बाकी भी एक्टिविटीज़ में ये फ़र्क जो है पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए डिफेक्टिव आई साइट है, अगर आप पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, उसको समझ ही नहीं पा रहा है। समझ तब पाएगा ना अगर वो पढ़ पाएगा ब्लैक बोर्ड में जो आपने लिखा है। आप बोल रहे हैं, वो सुन ही नहीं पा रहा है। जब सुन ही नहीं पाएगा तो कैसे एनालाइज कर पाएगा और कैसे समझ पाएगा? तो वो लर्निंग, उसकी स्लो लर्निंग अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है। और जैसे स्पीच डिफेक्ट है, स्पीच डिफेक्ट में अब यहीं पर वो आ जाता है ना, आर्टिकुलेट, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में देख लेते हैं कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। इमोशनली उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, किसी भी बात को उनको बुरा लग सकता है, एकदम से छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव हो जाते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल कॉज होता है। जैसे पढ़ने में ही इंटरेस्ट नहीं है तो वो स्लो लर्निंग ही होगी फिर। और पुअर इंटेलिजेंस जैसे, ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू एडजस्टमेंट है, एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होती है इंटेलिजेंस, तो ये पुअर होती है स्लो लर्नर में। और आईक्यू भी उनका कम होता है, मैंने बताया था ना आपको 80 से 90 के बीच में होता है, और 90 से कम ही होता है। एंग्जाइटी या फिर नेगेटिव एटीट्यूड है अगर बच्चे का पढ़ने के प्रति, तो भी ये हम मान सकते हैं कि ये स्लो लर्निंग का एक कारण बनता है। ठीक है, तो ये था इस क्लास के लिए। इसके हमने डिस्कस किया अभी लास्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज़ क्या होते हैं स्लो लर्निंग के। हाँ, मैं आपको ये लास्ट में बताना चाहूँगी कि स्लो लर्निंग जो है वो कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। स्लो लर्निंग इज़ नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी। वी कैन हेल्प स्लो लर्नर्स टू ओवरकम लर्निंग इश्यूज़। इसको दूर किया जा सकता है। जो इसके कॉजेज़ हमने डिस्कस किए, अगर उन कारणों को आइडेंटिफाई किया जाए और उन कारणों को दूर किया जाए तो जो स्लो लर्नर है वो भी नॉर्मल लर्नर की तरह बन सकता है, उसको भी आप सिखा सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।